के हाल है रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर। आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाओ, गाने सुनो, गेमें खेलो, आपको क्या जरूरत है पढ़ने की? बात समझ कि नहीं है? चप्पल देखी ना, मुंह तोड़ दूंगा मैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं आता। न्यूट्रलाइज। आयशा जी ने मेरे सामने एक पतीला लाया। ये आयशा जी ने पतीला लगाया। पतीला 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 मतलब कंटेनर लाया। और आयशा जी ने क्या किया कि इस पतीले में पानी भर दिया। इस पतीले में क्या भर दिया? आयशा जी ने पानी भर दिया। जब आयशा जी ने वो ना मिले तो ना सही, ये इश्क है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था उन्हीं का हूँ, वो मेरे हैं तो ना सही। बफर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? जफर सॉल्यूशन। जफर नहीं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है? मैंने मिस्त्री बुलाया। मैंने मिस्त्री को मैंने बोला महल बना दो मेरे लिए, और उसको मैंने माल मटेरियल दिया ही नहीं। क्या वो मिस्त्री प्रोडक्ट तैयार कर पाएगा? महल तैयार कर पाएगा? नहीं। जितना ज्यादा माल मटेरियल में दूंगा सर। ये हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, इफ्तिकार, सरदीप सिंह, पीयूष, राहुल, करण, गोयल साहब? सब बढ़िया, सब बढ़िया सर। कैसी चल रही है प्रिपरेशन केमिस्ट्री की? बहुत अच्छी चल रही है सर। आप हमारी मदद कर रहे हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो। आपकी कमेंट सेक्शन जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। इसलिए देखो, मुझे रोज़ा भी है तब भी मैं आपके लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ, वो भी इवनिंग में। वो भी कब? इवनिंग में। थैंक यू सो मच। वो ना मिले तो ना सही, ये इश्क है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था उन्हीं का हूँ, वो मेरे हैं तो ना सही। आपके लिए याद किया था, मैंने सोचा बीच में सुना दूंगा, तो वो मैंने सुना दिया। अब हम काम की बात पे आते हैं। काम की बात ये है कि हमने 5 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ चुके हैं। अभी हमारे पास छठा चैप्टर है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम छठा वन शॉट रहेगा। बड़ा सेक्सी सा चैप्टर है। बहुत अच्छे से इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। कोई भी टॉपिक हम छोड़ने नहीं वाले हैं। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझना। इसके पीडीएफ नोट आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहां पे आराम से इसी वीडियो का लिंक होगा, उसी वीडियो के नीचे आपको फाइल मिल जाएगी इसके हैंड रिटन नोट्स की, या मैं कह लूं कि लेक्चर नोट्स की। बात समझ आई कि नहीं है? उससे चीजें काफी सारी क्या हो सकती हैं, हो जाती हैं, आसान हो जाती है। चलते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं? द स्टेट इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सर कुछ समझ नहीं आया, एग्जांपल से समझा दो। तो ये आपके सामने रहेगी, एग्जांपल आ गई। एग्जांपल बड़े अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूं आयशा जी ने मेरे सामने एक पतीला लाया। ये आयशा जी ने पतीला लगाया। पतीला 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 मतलब कंटेनर लाया। और आयशा जी ने क्या किया कि इस पतीले में पानी भर दिया। इस पतीले में क्या भर दिया? आयशा जी ने पानी भर दिया। जब आयशा जी ने पानी भर दिया तो इस पतीले को इसने ऊपर से क्या कर दिया? क्लोज भी कर दिया। अब आयशा जी ने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? आयशा जी ने नेक्स्ट स्टेप ये किया कि इस पतीले को नीचे से क्या किया? हीट देना शुरू कर दिया। बशीर साहब आप भी सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना आयशा क्या कर रही है? ठीक है। फिर ये हीट देना शुरू किया। तो जब हीट देना शुरू किया तो ये पानी के मॉलिक्यूल थोड़े क्या हुए? गर्म होना शुरू हुए, ज्यादा दौड़ने लगे, उछलने लगे। और ये जो पानी था ये आस्ता आस्ता किस में कन्वर्ट होने लग गया? वाटर वेपर में। किस में कन्वर्ट होने लग गया? वाटर वेपर में। अब ध्यान से देखा जाए तो यहां पे हो रहा क्या है? यहां पे ये हो रहा है कि आयशा जी ने पानी को कन्वर्ट किया है वाटर वेपर में। बहुत अच्छे आयशा जी। ठीक। बशीर जी ध्यान इधर। ठीक है। अब जब ये मॉलिक्यूल गर्म होने लगे तो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ ये वाला पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगा। शुरू में यहां से 5 मॉलिक्यूल ऊपर गए, फिर आस्ता आस्ता यहां से 10 गए, फिर आस्ता आस्ता यहां से क्या कितने गए? 25 के। जब ये ऊपर जाने लगे तो ऊपर पानी की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। हमें पता है जब पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। जब ऊपर ये मॉलिक्यूल इकट्ठा शुरू होने लगे, कंटेनर क्लोज था, यहां से पानी के मॉलिक्यूल बाहर जा नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया? कंटेनर के साथ टच किया और अपनी एनर्जी को कम किया।
तो ये वापस भी नीचे आने लगे, तो ये 5 नीचे आ गए। कितने आए? 5। वहां से 5 नीचे आए। तो मुझे ये पता कि नीचे से आयशा जी ने धुआं दे के रखा है, तो यहां से ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। यहां से कितने ऊपर जा रहे हैं? 30 जा रहे। वहां से भी अब नीचे आ रहे हैं, तो वहां से नीचे आ रहे हैं, दैट इज कितने आगे? दैट इज 25 नीचे आगे। ठीक है, फिर यहां से भी नीचे धुआं दिया हुआ है, तो यहां से कितने चले गए? दैट इज 40 ऊपर चले गए। फिर क्या हुआ कि वहां से 50 नीचे आ गए। कितने आ गए? 50 नीचे आ गए। और यहां से भी ऊपर कितने चले गए? 50 ऊपर चले गए। वाह सर वाह, क्या बात है। आप ध्यान से देखो, जितने ऊपर गए उतने नीचे आए। मतलब जितने पानी के मॉलिक्यूल वाटर वेपर बने, उतने पानी के मॉलिक्यूल वापस वाटर बन गए। मतलब जितने रेट से ये बना, उतने रेट से दोबारा ये बन गया। मतलब 50 बने 1 सेकंड में वाटर वेपर। तो यही वाटर वेपर अगले 50 1 सेकंड में 50 क्या बना गया? दैट इज वाटर के मॉलिक्यूल बना गया। बात समझ आई कि नहीं आई? तो मैं अच्छे से बात करूं तो वो स्टेज जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ऊपर जाने की रिएक्शन नीचे आने वाली रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज। अच्छा, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। किन चीजों का ध्यान रखना है? कि जब इक्विलिब्रियम होगा कंटेनर क्लोज होना चाहिए। ये चलता हुआ प्रोसेस है, यहां से उधर जा रहा है, वहां से इधर आ रहा है। जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है। मतलब जितना ऊपर नंबर होगा, मतलब जितना ऊपर गया 50 ऊपर गया, 50 नीचे आ गया, तो जितना इधर नंबर था उतना ही नंबर रहा। मतलब ऊपर वाला नंबर बराबर रहा, ऊपर वाले मॉलिक्यूल बराबर रहे। तो उन मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर था वो बराबर रहा, उन मॉलिक्यूल की वजह से जो कलर था वो बराबर रहा। क्योंकि कलर मतलब छोटे छोटे, अगर मैं मतलब कुछ और भी रिएक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से यहां पे वाटर तो ट्रांसपेरेंट होगा, कभी कोई और ऐसी रिएक्शन होगी जिसकी वजह से ऊपर कलर क्रिएट हो रहा होगा। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल कलर वाले जाएंगे उतना ज्यादा कलर होगा, बट जितने जाएंगे वापस आ जाएंगे तो कलर भी वहां पे क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। तो वॉल्यूम तो ऊपर है ही क्या है? कांस्टेंट है। सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी, बट इसका यह मतलब नहीं है कि यहां से ऊपर कोई चीज जा रही नहीं है। जो जा रही है उतने ही रेट से वापस भी नीचे आ रही ही है। अच्छा, ओके सर। इसके बाद ध्यान में रखना, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ फिजिकल चेंज को। ध्यान से अच्छे से समझ लेना, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होगा जो आपके सामने रिप्रेजेंट, जो सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा किसको? रिप्रेजेंट द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। फिजिकल चेंज कौन सा होता है? जिसमें स्टेट बदल रही होती है, कोई नई चीज नहीं बनती। जैसे आइस भी वाटर है तो ये वाटर बन रहा है, आइस वाटर बन रहा है, वाटर दोबारा आइस बन रहा है। जितना ये बन रहे थे मॉलिक्यूल उतने ये वापस बन रहे। कोई नई चीज बनी? नहीं बनी। वाटर से वाटर वेपर बन रहा है। वाटर से क्या बन रहा है? वाटर वेपर। और वाटर वेपर दोबारा क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। ठीक है, इसको ऐसे भी हो सकता है। देखो देखो, इधर इधर देखना ध्यान से, इधर इधर समझना। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से दोबारा सॉलिड बन रहा है। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम होगा इसको बोलेंगे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से दोबारा लिक्विड बन रहा है, तो इसको बोलेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर ध्यान से अच्छे से समझना, सॉलिड से गैस, गैस से दोबारा सॉलिड, तो इसको बोलेंगे सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ओके सर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या याद रखनी है? कि एट अ गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। ऊपर से बंद होना चाहिए सिस्टम ताकि निकल के कोई भी चीज बाहर ना जाए। बोथ ऑफ द अपोजिंग फोर्स अकर एट द सेम रेट। मतलब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बैकवर्ड के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इन अ सिस्टम ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर रिमेन कांस्टेंट। सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऊपर नंबर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा। उसकी डेंसिटी वहां पे कांस्टेंट रहेगी। उन मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर होगा वो भी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा, इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू वन ऑफ इट्स पैरामीटर गिवन एंड इट इज अटेन्ड फॉर अ फिजिकल प्रोसेस। क्या लिखा हुआ है इसने? बोल रहा है इक्विलिब्रियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर,
कलर होता है, बट है ये क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, वो ऐसा प्रोसेस जो चल रहा होता है, उसमें चीजें शायद कांस्टेंट हो, बट वो कांस्टेंट इसलिए क्योंकि जितना मतलब जितना चीज नीचे से ऊपर जाएगी उतनी चीज ऊपर से नीचे भी आ जाती है, तो ऊपर वाले पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा इसके बाद देखो, मैं एक बार अच्छे से आपको ना इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो इक्विलिब्रियम एक जर्नल रिएक्शन लिखते हैं। देखो ये मेरे पास ए ए प्लस बी बी, ये मेरे पास क्या आ गया, रिएक्टेंट, ठीक है, और सी सी प्लस डी डी, ये मेरे पास क्या क्या आ गया, प्रोडक्ट हो गया। बात समझ आई कि नहीं है, मतलब ये रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट जुड़ के उतना ही क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है। तो मैं अगर अच्छे से बात करूं, अच्छे से बात करने की कोशिश करूं, तो ये टाइम है, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले रहा हूं। देखो वक्त के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है ना, कम, रिएक्टेंट कम होते, और वक्त के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करती है, बढ़ती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितने रेट से ये बन रहा होता है उतनी रेट से वो भी बन रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी स्टेट होगी, जितने रेट से ये बन रहा है उतनी रेट से ये यहां से वो बन रहा है, उस स्टेज को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। और हमेशा याद रखना कि इस इक्विलिब्रियम को एक ब्रैकेट में रखा जाता है, और ये जो दो ये जो सिंबल है, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है। ठीक है, ये चीज आप अपने दिमाग में रखो। ठीक है, बात समझे कि नहीं है। देखो वक्त के साथ ये ए क्या हो गया, खत्म हो रहा है, और वक्त के साथ सी सी डी बन रहा है, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जितना जितना ए बी से सी डी बन रहा होगा उतना सी डी से ए बी बन रहा होगा। होप आपको कंसेप्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा, द इक्विलिब्रियम कंडीशन, सुनना मेरी बात, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक स्टेट वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन द कांस्टेंट। पता क्या, जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक चीज ध्यान में रखना, एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स दैट इज NH3, तो यहां पुरानी चीज से कोई नई चीज बनी है, बट ये दोनों जुड़ के ये बन रहे हैं और ये टूट के ये बन रहा है, इसलिए ये वाली एक क्या है, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में ही केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, उससे ये तो बन जाता है बट दोबारा ये टूट के ये नहीं बनाता, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होता। बट रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है जब जहां पे रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बनाता है, और कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उसमें क्या होता है, सेम रहता है, क्योंकि जितने जुड़ के ये बन रहा होता है उतने ही टूट के ये बन रहा होता है। बात समझे कि नहीं है। ये देखो ध्यान से, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये यहां से निकलेगा इधर, फिर ये ऊपर उछलेंगे कूदेंगे और फिर अपनी एनर्जी को कम करेंगे तो वो नीचे भी आने शुरू हो जाएंगे। जितनी रेट से ये ऊपर जा रहे होंगे उतनी रेट से जब ये नीचे आएंगे उसी स्टेज को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये डायनामिक प्रोसेस है। द प्रॉपर्टीज सच एज बता चुका हूं, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर एटसेट्रा रिमेन अनचेंज विद टाइम, ये बदलते नहीं है। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। और एक चीज याद रख लेना, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लगभग सेम है बशीर साहब। ओके,
इसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर स्टेटमेंट लिखूंगा। देखो मैं बोल रहा हूं ये ए है प्लस बी बी है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। ये जुड़ते हैं और हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट सी सी प्लस डी डी। क्या बोल रहा है, बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितनी तेजी से रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, बोलता है द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of the concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficient। बोलता है जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब मेरे पास ये याद रखना, मैंने घर बनाना है, मैंने मिस्त्री बुलाया, मैंने मिस्त्री को मैंने बोला महल बना दो मेरे लिए, और उसको मैंने माल मटेरियल दिया ही नहीं, क्या वो मिस्त्री प्रोडक्ट तैयार कर पाएगा, महल तैयार कर पाएगा? नहीं। जितना ज्यादा माल मटेरियल में दूंगा, सरिया, सीमेंट, बजड़ी, रेत, उतना ज्यादा वो उसको यूटिलाइज करेगा और प्रोडक्ट में क्या करेगा, तब्दील करेगा। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि रिएक्टेंट जुड़ेंगे और क्या बनेगा, दैट इज प्रोडक्ट बनेगा। बोलता है जितना ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतना जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। वही चीज ये इसने लिखी हुई है। तो इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, ये बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant raised to the stoichiometric coefficient। और स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पे कौन सा है, दैट इज ए एंड बी या छोटा सी एंड डी, ठीक है। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। इसको ऐसे जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो एक कांस्टेंट आएगा, ए की पावर ए और बी की पावर बी। इसको बोलेंगे, के को बोलेंगे रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ना कैटालिस्ट पे डिपेंड करेगी। सिर्फ इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करेगी, दैट इज टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ये हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो सिर्फ बताएगा कि रिएक्शन कितनी तेजी से चलती है, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं आपको सीधा सीधा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बता रहा हूं, ठीक है। लॉ ऑफ, अच्छा सवाल है, 5 नंबर का आ सकता है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सुना, दिस लॉ स्टेट that rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। ये क्या बोलता है कि कोई भी रिएक्शन है जब उसमें इक्विलिब्रियम आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली हमें केसी निकालने में मदद करता है। केसी क्या होता है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में मदद करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बशीर साहब, थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। मैं सबसे पहले इसमें क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इसमें एक रिएक्शन लिख रहा हूं, एक जर्नल रिएक्शन लिख रहा हूं, दैट इज ए
प्लस बी बी, इक्विलिब्रियम का साइन सी सी प्लस डी डी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है, एक बैकवर्ड रिएक्शन चल रही है। अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, के कांस्टेंट फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन से होंगे, ये वाले, ए की पावर ए बी की पावर बी। ठीक है, ये मैंने कहां से सीखा है, लॉ ऑफ मास एक्शन से सीखा है। और अगर मैं बैकवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बैकवर्ड। यहां पे जब बैकवर्ड आएंगे तो रिएक्टेंट बनेंगे ये सी की पावर सी और डी की पावर डी। अब इक्विलिब्रियम के दौरान ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के बराबर होती हैं। कैसे मैं लिखूंगा, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से अच्छे से समझना बशीर साहब, इधर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को कैसे लिखता था मैं, के फॉरवर्ड ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड को क्या लिखता था, ये इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड के बैकवर्ड सी की पावर सी और डी की पावर डी लिखता था, है ना। तो ये वाला उठा के मैं नीचे डिवाइड पे ले जाऊंगा और इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए बी की पावर बी। वेरी गुड। ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज केसी। केसी इज इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। अब ध्यान से देखो, तो कि इक्विलिब्रियम जब निकालते हैं तो यहां पे प्रोडक्ट निकालते हैं तो ऊपर प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोडक्ट्स का। ऊपर मल्टीप्लिकेशन में क्या आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, और नीचे मल्टीप्लिकेशन में क्या आते हैं, रिएक्टेंट आते हैं। ठीक है, एक्चुअल में यही इक्विलिब्रियम का लॉ है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या है, लॉ है। These laws state that at a given temperature, a chemical system may achieve state in which the ratio of the reactant and the product concentration has a constant value. यही लिखा है ना, the ratio of the product and the reactant have a constant value. ठीक है, इसलिए मैंने बोला the general equation for the equilibrium is, गोली मारो इसको, दिस, और इसको मैंने आपको सामने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अच्छा, ये आ गया केसी, क्या आ गया, केसी। केसी क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर। इसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को कम करोगे केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती और कैटलिस्ट पे भी कोई भी डिपेंड नहीं करती। अच्छा, अब मेरे पास है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। आराम से सुनना, बहुत अच्छे से मैं करवा दूंगा केपी और केसी का रिलेशनशिप, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, आराम से समझना, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। देखो, मेरे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, एक इक्वेशन लिखते हैं, ए ए प्लस बी बी इक्विलिब्रियम सी सी प्लस डी डी। इतनी बात क्लियर होगी बशीर साहब। मैं इसके लिए केसी की वैल्यू लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज के सी इज इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर डी एंड सुनना, ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये मैंने आपको करवाया है। ये मतलब होता है केसी का। केसी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, जब कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कंसीडर। बट हमें पता है कि गैसियस स्टेट में कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में जो कंसंट्रेशन होती है उसको प्रेशर के टर्म्स पे भी लिखा जा सकता है। किसके टर्म्स में लिखा जाता है? तो उस वक्त केसी की वैल्यू क्या हो जाती है, केपी। तो हम तब क्या लिखते हैं, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर ए एंड प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ये कब? जब आप प्रेशर कंसीडर करोगे, तो तब यहां पे कंसंट्रेशन की जगह चीजें रिप्लेस हो जाएंगी, किसमें? प्रेशर में रिप्लेस होंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लो। तो केसी तब लिखते हैं जब कंसंट्रेशन कंसीडर की जाती है, केपी तब लिखते हैं जब प्रेशर कंसीडर किया जाता है। और हमें इस केपी और केसी के बीच का रिलेशनशिप ढूंढना है बहुत अच्छे से। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां पे कंसंट्रेशन को कंसीडर किया है, यहां पे प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कंसीडर। वेरी गुड, कंसीडर सर, बहुत अच्छे। देखो PV इज इक्वल टू nRT होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ये उस चैप्टर से लिया गया हुआ है जो हमारे सिलेबस से उड़ गया है, दैट इज गैसियस स्टेट से। ठीक, आराम से समझना। P इज इक्वल टू NV अपॉन RT। ठीक, ये NV अपॉन RT का मतलब होता है कंसंट्रेशन। PV इज इक्वल टू कंसंट्रेशन RT। ठीक है, अगर यहां पे प्रेशर ऑफ ए होगा तो यहां पे होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी। अगर यहां पे होगा प्रेशर ऑफ बी तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। अगर यहां पे होगा प्रेशर ऑफ सी तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। एन बाई वी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर यहां पे होगा प्रेशर ऑफ डी तो यहां पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। कुछ नहीं करो, इसको उठाओ इधर डालो, इसको उठाओ, ना सॉरी, क्या करो, कुछ नहीं करो, इसको उठाओ इधर डालो, इसको उठाओ इधर डालो, इसको उठाओ इधर डालो, और इसको उठाओ और इधर डालो, और हमारे पास केपी और केसी का रिलेशनशिप बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा केपी, ये मैंने लिखा केपी। पी सी की जगह क्या लिखें, पी सी की जगह क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर छोटा सी। इसके बाद पी डी की जगह क्या लिखें, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर डी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी की पावर बी। ओके, लेक्चर थोड़ा लंबा ना हो जाए क्योंकि सारी डेरिवेशंस मैं आपके सामने करवा रहा हूं, कोई इशू नहीं है, आप 2x पे भी देख सकते हो। ठीक, अब सुनो ध्यान से, आराम से समझने की कोशिश करना। केपी मैंने वैसे ही रखा, सी की कंसंट्रेशन सी, आर टी की पावर सी, डी की पावर डी, आर टी की पावर डी, है ना, इसकी पावर इधर भी आएगी इधर भी आएगी। ठीक है, वैसे नीचे भी आएगी। ठीक है, ए की पावर ए, आर टी की पावर ए, है ना, ए की पावर इसके साथ भी इसके साथ भी, वैसे बी की पावर बी के साथ भी, और आर टी की पावर बी के साथ भी। ठीक है, समझना, के पी इज इक्वल टू ये और ये एक तरफ कर सकते, सी की पावर सी, डी की पावर डी, डिवाइडेड बाय ए की पावर ए, बी की पावर बी। यहां पे क्या आ जाएगा, आर टी when bases are same powers are added, c plus d divided by rt when bases are same powers are added, a plus b। होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी। और ये वाली पूरी चीज आप नजर मारो जरा, ये वाली पूरी चीज नजर मारो, कहां पे लिखी हुई है, ये पूरी चीज नजर मारो तो ये लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन में। मतलब इस पूरी जगह की जगह हम क्या लिख सकते हैं, केसी लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिखा, ध्यान से समझना, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर
C प्लस डी डिवाइडेड बाय आर टी की पावर A प्लस बी। होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, है ना। अब सुनो, अब ये क्या है, C प्लस डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, A प्लस बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना। A प्लस बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। अब होगा क्या, Kp इज इक्वल टू Kc आर टी की पावर, है ना। C प्लस डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, एन बी, और डिवाइडेड बाय आर टी। ए प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा, एन आर लिखूंगा। ठीक, ये चीज ध्यान में रखना। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, Kp इज इक्वल टू Kc आर टी की पावर एन पी, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो आर टी की पावर एन आर लिखूंगा। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। ये एन आर ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। Kp इज इक्वल टू Kc आर टी, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, बेसिस सेम, पावर्स एडिड, एन पी माइनस एन आर आ रहा है। इसी को लिखते हैं डेल्टा एन, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल। Kp इज इक्वल टू Kc आर टी की पावर डेल्टा एन। ये हमारे पास रिलेशन रहेगा किसका बशीर साहब, एन Kp और Kc का। क्या रहेगा, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc आर टी की पावर दैट इज डेल्टा एन। होप आपको ये वाली चीज क्या रही होगी, क्लियर रही हो। ये हमारे पास क्या था, Kp और Kc का रिलेशनशिप थोड़ा सा लंबा है, बट ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, दिमाग से अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरह से करना है। Kc पता है क्या है, Kp पता क्या है, Kp को ही आगे लेके चलना है, कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है, कट कटा जाएगा, पावर कैसे ऊपर जाती है माइनस हो जाती है वो बताना है। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड वाला भी लगेगा और हमारे पास रिलेशन निकल जाएगा। इसके बाद हर एग्जाम में आया हुआ, हर एग्जाम हर साल आता है, दैट इज ली चैटरियल प्रिंसिपल। अगर इस साल आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो आप बहुत बदनसीब हो, ठीक है। हर साल आया है, दैट इज ली चैटरियल प्रिंसिपल। ये बोलता है कि क्या होगा जब आप इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ करोगे। जैसे बार जब किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा क्या जूतियां पड़ती है ना, वैसे ही इधर भी है कि क्या होगा जब आप किसी भी इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ करते हो। क्या, व्हेन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज, रिएक्शन विल मूव इन सच अ डायरेक्शन सो दैट अनडू दैट इफेक्ट। बात समझे कि नहीं आई, मतलब ली चैटरी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चेंज कैसे कर सकते हो, कंसंट्रेशन से चेंज कर सकते हो, प्रेशर चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल चेंज कर सकते हो। मैं एक एक करके बता रहा हूं। चेंज इन कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल। देखो, अगर आप देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखना, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा देते हो, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बढ़ गए इधर, तो ये इफेक्ट हो गया यार, बढ़ गए तो ये जल्दी जल्दी जुड़ेंगे, तो ये जल्दी जल्दी जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फेवर किसको करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को। उसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट बढ़ा दोगे तो वे जल्दी जल्दी मूव कहां करेंगे, आगे की तरफ। तो ये फेवर किसको करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को। बात समझ आई कि नहीं आई। तो जब कभी भी आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे, फॉरवर्ड चले जाएगी रिएक्शन। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाओगे, रिएक्शन कहां चले जाएगी, बैकवर्ड चले जाएगी बशीर साहब। अच्छा जी, चेंज इन प्रेशर आर वॉल्यूम। देखना ध्यान से, होगा क्या कि जब कभी भी आप प्रेशर को बढ़ाओगे, जब कभी भी आप प्रेशर को बढ़ाओगे, इफ
इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेसर। ठीक है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, आप वॉल्यूम को कम कर रहे हो। प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स 4 है, 1 और 3 4, 1 और 3 4 है, तो वो किस तरफ चलेंगे, दैट इज 2 की तरफ। तो इस केस में रिएक्शन कहां चलेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी। और दूसरे केस में अगर आप प्रेशर को कम करते हो, प्रेशर को कम करने का मतलब क्या हो गया, प्रेशर को कम करने का मतलब ये हो गया, प्रेशर को कम करने का मतलब हो गया वॉल्यूम को बढ़ाना, तो ये टूटेंगे और रिएक्शन कहां मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये इफेक्ट किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का। ठीक है, फिर है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, सुनना ध्यान से, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहने वाला है ये ध्यान में रखना। बोलता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा उस डायरेक्शन में वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। देखो ध्यान से, आराम से सुनना, मैं बोल रहा हूं ये A प्लस बी हीट को एब्जॉर्ब करता है और इक्विलिब्रियम से क्या देता है, C प्लस डी। इस चीज को समझना, इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो रिएक्शन कहां दौड़ेगी, फॉरवर्ड। कहां दौड़ेगी, फॉरवर्ड, क्योंकि इसको हीट पसंद है, जल्दी जल्दी हीट लेगा और कहां चले जाएगा, आगे की तरफ, फॉरवर्ड चले जाएगी। अगर इस केस में आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर टेम्परेचर को क्या करोगे, कम करोगे, कम किसको पसंद है, कम मतलब इस वाली साइड को निकालनी है हीट, उधर जाएगा तो निकलती है ना हीट, तो कम करने पे कहां जाएगी रिएक्शन, कहां जाएगी, बैकवर्ड जाती है। समझ आएगी नहीं है? तो ध्यान से देखो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी और फॉरवर्ड चले जाएगी। इसको हीट पसंद ही नहीं है, तो पसंद नहीं है तो ये नापसंदी में काम करता है, तो हीट है ही नहीं है, टेम्परेचर कम है, तो ये कहां चला जाएगा, बैकवर्ड की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, तो ये इस चीज को ध्यान में रखना कि इनर्ट गैसेस कौन सी होगी, दैट इज जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। देखो बोलता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ओवरऑल प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर बढ़ जाता है, बट द पार्शियल प्रेशर एंड द मोलर कंसंट्रेशन रिमेन द सेम, सो देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये गैसेस जब डालोगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जब कांस्टेंट प्रेशर हो तो वॉल्यूम बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। द वॉल्यूम इंक्रीज दस डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दस द रिएक्शन प्रोसीड टू दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर। मतलब जगह ज्यादा होगी तो मोल ज्यादा बनेंगे ना, क्योंकि यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो बढ़ रही है। तो ये वाला एक रिएक्शन था, यहां पे नंबर ऑफ मोल 1 है, यहां पे 3 नंबर ऑफ मोल हैं। आपने वॉल्यूम बढ़ाते हुए प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए ये सारे इसमें डाले, जैसे ही डाले तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, ये टूट के इसके साथ ये कोलाइड करते हैं, इसको तोड़ते हैं, जगह ज्यादा है तो हमारे पास रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट करती है जहां पे नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई बदलाव नहीं होता, बट एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट का डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये याद रख लो, इक्विलिब्रियम को कैटालिस्ट कभी भी अफेक्ट नहीं करता। बहुत अच्छे बशीर साहब। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा पार्ट आ जाता है इस इक्विलिब्रियम चैप्टर का, पार्ट सेकंड आता है चन्ना मेरे चन्ना मेरे या कौन सा, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे AB सब्सटेंस है तो ये फॉरवर्ड जाएगा, A पॉजिटिव बनाएगा,
प्लस बी नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। फिर ये जुड़ेंगे, फिर दोबारा ये ए बी बनेंगे। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है? दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। जो आयंस के बीच में हो, आयंस और सब्सटेंस के बीच में हो, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें सब्सटेंस के बारे में बता देता हूं कि अगर आप ध्यान से देखो, जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो या तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कंडक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कटाइन और अनाइन बनाते हैं। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंडक्ट द करंट, क्योंकि ये कटाइन और कटाइन और अनाइन नहीं बनाते, ये आइंस नहीं बनाते एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे शुगर यूरिया हो गया। बट इस केस में हमारे पास एग्जांपल क्या? एसिड, बेसिस, सॉल्ट, आइंस प्लस मॉलिक्यूल्स। बात समझ है कि नहीं आई? अच्छा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट कुछ होते हैं डिसोशिएट कंप्लीटली, पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और कुछ इतने अच्छे से डिसोशिएट नहीं होते, उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्ट्रॉन्ग में NaOH, KOH, HCl, H2SO4, NaCl। बट इसके केस में क्या होगा? दैट इज एसिटिक एसिड, जो बार बार मैं एग्जांपल लूंगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब अगर इनके 100 मॉलिक्यूल लें, उसमें से 10 ही टूटेंगे, बाकी बच जाएंगे। बट अगर मैं इनके 100 मॉलिक्यूल्स लूं, ये पूरे के पूरे टूट जाते हैं। ओके सर, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, पहले मैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पूरा आपको करवाऊंगा और फिर उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, एक मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एसिटिक एसिड है, CH3COOH। ये टूटता है इक्विलिब्रियम में तो क्या बनता है? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। बट मुझे ये पता है कि ये पूरी तरह टूटता नहीं है। अगर इसकी कंसेंट्रेशन C है, शुरू शुरू में ये टूटेगा नहीं, तो ये जीरो, ठीक है। इसमें से कुछ टूटा, कितना टूटा? -C अल्फा टूटा, तो ये भी कितना बना? C अल्फा, और ये भी कितना बना? C अल्फा बना। अगर मैं इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, पहले मैं प्रोडक्ट लिखूंगा ना, H पॉजिटिव, और फिर मैं रिएक्टेंट को नीचे क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, COOH। और अब मैं क्या लिखूंगा? ये K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, इधर क्या लिखूंगा? इसकी जगह मैं लिखूंगा C अल्फा का स्क्वायर, है ना। और फिर क्या? इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय, ये क्या बचा है? दैट इज C माइनस C अल्फा, ठीक। अब ध्यान से देखो, इधर आराम से समझना, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू C फॉर कंसंट्रेशन, कि ये कितने हैं कंसंट्रेशन, ये एसिटिक एसिड शुरू शुरू में कितना था। अल्फा का मतलब हो गया कितना टूटा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये याद रख लेना, ठीक है। अल्फा को लिखते क्या है? नंबर ऑफ आइंस ब्रेक, कितने टूटे, इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना इलेक्ट्रोलाइट लिया था और उसमें से कितना टूट गया, उसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, है ना। C स्क्वायर अल्फा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। मैं बोल रहा हूं ये अल्फा जो है वो बिल्कुल बारीक है, मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटा नहीं है। जब इतना ज्यादा टूटा नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? K इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C माइनस C इंटू 0, K इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C, क्योंकि ये जीरो ही रहेगा, ये वाला कट जाएगा, ये K अपॉन C ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, अंडर रूट K अपॉन C इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर नहीं, अल्फा, क्योंकि ये इधर आ गया अंडर रूट, ठीक है। अब यहां से पता क्या चला? स्टेटमेंट क्या बनती है? स्टेटमेंट ये बनती है कि जो ये अल्फा होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कंसंट्रेशन होता है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है? बोलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। मतलब जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रोलाइट कम टूटेगा। इसको बोलते हैं दैट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद आता है एसिड और बेसिस के कंसेप्ट। देखो, एसिड क्या होता है? खट्टा होता है, बेस बिटर होता है, बट ये 10th क्लास के लिए सही है। बट अब एसिड को हमने अच्छे से पढ़ना है, उसके लिए हमारे पास 3 कंसेप्ट है, उन 3 कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना। जैसे आर्हीनियस कंसेप्ट है, ये क्या बोल रहा है? वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे या H3 पॉजिटिव दे, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज एसिड बोलेंगे। ठीक है, एसिड हमेशा याद रखना, एसिड वो सब्सटेंस होगा जो H पॉजिटिव दे, Cl नेगेटिव है ना, यहां से H पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या? एसिड है। जैसे एसिड हमेशा या तो CH3O पॉजिटिव देता है, ठीक है, या H पॉजिटिव देता है, उसको बोलते हैं एसिड। बेस वो होगा जो OH नेगेटिव देगा। द सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव इज कॉल्ड द बेस। ठीक है, जैसे मेरे पास ये है NaOH गिव्स सोडियम प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये याद रख लेना। बेस वो होता है जो OH नेगेटिव देता है। इसका कंसेप्ट, ये थोड़ा सा कंसेप्ट वीक है, मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं लगता, क्योंकि ये हम पानी को कंसीडर करते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में प्रोटॉन दे, बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में OH नेगेटिव आयन दो। जब पानी नहीं होगा तो तब क्या करेंगे? और देखो, कार्बन डाइऑक्साइड SO3 SO2 डू नॉट कंटेन एनी प्रोटॉन, स्टिल दे आर एसिड। इनके पास प्रोटॉन भी नहीं है, मतलब H पॉजिटिव भी नहीं है, बट तब भी वो क्या है? एसिड है। बेसिस, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड डू नॉट कंटेन OH नेगेटिव, बट स्टिल वो क्या है? दैट इज स्टिल वो क्या है? दैट इज बेस। स्टिल वो क्या है? बेस। ये चीज आप ध्यान में रखो। ये ठीक है, ये आर्हीनियस और आर्हीनियस कंसेप्ट था। ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट क्या था? ब्रोंस्टेड और लोरी कंसेप्ट ये था कि एसिड वो सब्सटेंस होता है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन दे देता है। जो प्रोटॉन क्या कर देता है? देता है। प्रोटॉन देगा तो वो क्या है? एसिड है। बट जो ब्रोंस्टेड लोरी का कंसेप्ट क्या था कि बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ये मेरे पास NH3 है प्लस H पॉजिटिव गिव्स NH4 पॉजिटिव, तो ये मेरे पास क्या हुआ? बेस हुआ। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है, जैसे मैं बोलूं कपर 2 पॉजिटिव, ये एसिड है या बेस है? इसको समझा ही नहीं सका ब्रोंस्टेड एंड लोरी। फिर इसलिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया जो इन चीजों को भी अच्छे से समझाने लगा। कौन सा? दैट इज ल्यूइस थ्योरी। ल्यूइस एसिड किसको मानते थे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी। जैसे BeCl2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोरॉन BlCl3 इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या है? एसिड है। AlCl3 इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की चचा कमी है, तो ये भी क्या हुए? एसिड हुए। फिर कपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एसिड हुआ। सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एसिड हुआ। और बेस वो होगा विच हैव डोनेट इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। जैसे आप अमोनिया देखो तो ये इनके पास लोन पेयर होते हैं। Cl नेगेटिव देखो तो इनके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए? दैट इज बेस हुए। तो हम जब भी एसिड और बेस को समझाते हैं, इन तीनों कंसेप्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कुछ भी नहीं है, इट इज just the reaction of salt with water. Salt with water. Salt और पानी का सॉल्ट और पानी की रिएक्शन है। जैसे ये मेरे पास सॉल्ट है ना, NaCl प्लस पानी क्या है? HOH। तो ये हमें क्या देगा? आराम से देखो, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी को सॉल्ट में डाल दिया आपने, तो ये वाला NaOH क्या दे देगा? बेस, और ये HCl दे देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? HCl प्लस NaOH। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब इसको बोला जाता है दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट इज द
इज द रिवर्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्ट है जो 10वीं क्लास में पढ़ी थी। सर हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं आती, हम क्या करें? आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाओ, गाने सुनो, गेमें खेलो, आपको क्या जरूरत है पढ़ने की? बात समझ है कि नहीं है? चप्पल देखी ना, मुंह तोड़ दूंगा मैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं आता। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जहां पे एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, वो रिएक्शन जहां पे एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। जैसे एसिड है मेरे पास क्या? HCl, बेस क्या मेरे पास? NaOH। तो ये बेस और ये एसिड मिलेगा, ठीक है, तो मेरे पास ये NaCl बन जाएगा। NaCl बना सॉल्ट और प्लस HOH जो मिलेगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। अब देखो ना, ये इसकी ही उल्टी रिएक्शन है, मतलब यही रिवर्ट कर दो तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। अच्छा, ये है दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और इट्स आयोनिक प्रोडक्ट। मैं इसको अच्छे से समझाता हूं, आपको अच्छे से समझते हैं, ठीक है? थ्योरी हम बाद में पढ़ लेंगे। देखो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, देखो क्या होता है, देखना। वी नो दैट कि जो हमारा पानी है H2O है, ये को कितने आयन बनाता है? 2। एक बनाता है प्रोटॉन आयन और दूसरा क्या बनाता है? OH नेगेटिव आयन। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं आई? ये 2 आयन बनाता है। द प्रोडक्ट of concentration of proton and OH negative ion is known as ionic product of water। मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आयन को मल्टीप्लाई कर दो, इसी को आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। बट हमने ऐसे नहीं करना, हमने सबसे पहले इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखना है। K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर। जो वाटर की कंसेंट्रेशन होती है या किसी सॉलिड की जो कंसेंट्रेशन होती है वो हमेशा 1 लेते हैं। K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोटॉन OH नेगेटिव और इस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? ये है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁻14 इज इक्वल टू प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। ये कहां से आई? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। सर इसको क्या करना है? रट्टा मारना है आयशा जी, ठीक है? इसके बाद है कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट समझना इसको। कॉमन आइन इफेक्ट क्या है? डेफिनेशन क्या है कॉमन आइन इफेक्ट की? इन एन आयोनिक प्रोडक्ट, in an ionic equilibrium, when salt containing common ion is added, the equilibrium shift to the backward direction. This is called common ion effect। आसान है, देखो ध्यान से देखो। ये मेरे पास है दैट इज CH3COOH। ये इक्विलिब्रियम क्या बनाता है? COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना? अब क्या करना है आपने? अब आपने, ये इक्विलिब्रियम है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, HCl डाल दिया या NaCl डाल दिया, ये टूटा, ये टूटा और इसने क्या बनाया? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मेरी बात ध्यान से समझना। इसकी वजह से हुआ क्या कि यहां पे भी कॉमन आइन है, यहां पे भी कॉमन आइन है। अब इस तरफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या कर गई? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या कर गया? बढ़ गया। जब प्रोडक्ट बढ़ गया, इस तरफ ये प्रोडक्ट बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहां हुआ? बैकवर्ड। जब बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हुई, क्या ये टूटेगा? ना, ये जुड़ के ये बन रहा है, इसका टूटना क्या हो गया? बंद हो गया।
इसी चीज को बोलते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। डेफिनेशन क्या है? इन एन आयोनिक इक्विलिब्रियम व्हेन अ सॉल्ट have a common ion added, the equilibrium shift to the backward direction. This is called the common ion effect. pH बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो pH क्या है? pH may be defined as the negative logarithm of hydronium ion concentration. कि pH कुछ नहीं है, जो pH होता है वो नेगेटिव लॉग होता है प्रोटॉन का, प्रोटॉन कंसंट्रेशन का। ठीक है, pH में आल्सो भी डिफाइन एज द लॉग रेसिप्रोकल ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। देखो मेरी बात सुनो, ये H पॉजिटिव और ये H3O पॉजिटिव, ये दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ pH स्केल। तो pH हमेशा याद रखना, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन। जैसे pH होता है वैसे हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको आप बोलते हो POH। क्या आती है? POH। POH क्या होता है? POH इज द नेगेटिव logarithm of OH negative ion concentration. POH is equal to negative log of proton ion concentration. ये याद रख लो। ठीक है, डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए। pH होता क्या है? pH एक स्केल होता है, जिस स्केल पे गिनती लिखी होती है। कितनी गिनती लिखी होती है? दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक गिनती लिखी होती है। ये वाला पॉइंट होता है न्यूट्रल। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो होता है, इसको ये वाला होता है एसिड वाला, और ये वाला क्या होता है? बेस वाला होता है। बात समझ है कि नहीं आई? तो ये स्केल होता है जो आपको बताता है कोई भी सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है। पीएच की वैल्यू अगर 7 से नीचे आ रही है तो वो एसिड है, 7 से ज्यादा आ रही है वो बेस है। एक चीज और ध्यान में रखोगे कि अगर वैल्यू ये इसके बीच आ रही है, इसके 1 2 3 के बीच आ रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, 4 5 6 आ रही है तो ये वीक एसिड है। 8 9 10 आ रही है तो वीक बेस है। अगर वैल्यू 11 12 13 14 आ रही है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। चलो बशीर साहब, आपको ना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाए। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन बशीर एंड नाजिया। नहीं 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 बशीर साहब, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। क्या रिलेशनशिप है? आराम से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी मैं करवाने जा रहा हूं बशीर साहब आपको। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है? ध्यान से देखो, क्या रिलेशनशिप है पीएच और पीओएच के बीच में। ठीक है बशीर साहब, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। वी नो दैट कि जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके बराबर होता है? देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रोटॉन इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये हमें पता है पहले से। एज वी नो दैट आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज दिस। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने क्या करना है? अप्लाई द लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लगाओ। लॉग प्रोटॉन लॉग OH नेगेटिव, ये इस तरफ लॉग लगा दिया, इधर भी लॉग लगा देना है। लॉग मतलब लोग लगा देने। ठीक है, लोग इधर भी आगे उधर भी आगे। अब लॉग A इंटू बी को कैसे लिखोगे? दैट इज लॉग प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग
OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि जो log A इंटू बी होता है वो log A प्लस log B के बराबर होता है। log B के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इज इक्वल टू log 10 रेज टू पावर -14। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूं, log प्रोटॉन प्लस log ऑफ OH नेगेटिव आइन, ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा OH नेगेटिव आइन इधर। ठीक है, ये कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा। OH नेगेटिव आइन अंदर लिखना है, ये वाली चीज आगे आ जाएगी, -14 log 10। ठीक है, log 10 की वैल्यू होती है 1, याद रख लो। ये क्यों ऐसे लिखा आपने? क्योंकि आपको पता है log A की पावर जो B होती है वो आगे आता है, B आगे आ जाता है, B log A आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। ये 1 है, -14 इंटू 1 दैट इज -14 इज इक्वल टू log OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन प्लस log H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। बात समझ आएगी बशीर साहब? इतनी बात समझ आ गई तो 14 को उधर ले जाओ, वो सारा उधर ले आओ, माइनस log H पॉजिटिव आयन, ये भी इधर आ जाएगा, ये प्लस है तो ये इधर आ जाएगा, माइनस log OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। अब देखो, अगर मैं इधर प्लस लिख दूं कोई इशू नहीं है। ये किसके बराबर होता है? नेगेटिव log ऑफ H आयन परसेंटेज, नेगेटिव log ऑफ प्रोटॉन आयन कंसेंट्रेशन किसके बराबर है? PH प्लस नेगेटिव log ऑफ OH आयन कंसेंट्रेशन किसके बराबर है? POH। दोनों का सम कितना हुआ? 14। PH प्लस POH किसके बराबर हुआ? 14। इसलिए आप देखते हो पीएच और पीओएच का सम कितना? 14। इसलिए आप देखते हो कि जो पीएच स्केल है वहां पे नंबर 0 से लेकर 14 तक ही लिखे जाते हैं। अगर इन दोनों का सम 12 होता तो 0 से लेकर 12 तक लिखे जाते। इसके बाद है बफर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? जफर सॉल्यूशन। जफर नहीं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपना पीएच नहीं बदलता। द solution does not change its pH। ये अपना pH नहीं बदलता by adding acid और बेस, चाहे उसमें एसिड डालो या बेस डालो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये अब पानी है, ये पानी प्लस बफर है। एग्जांपल भी बताऊंगा बफर की। इसमें आपने एसिड डाला, आपने इसमें एसिड डाला, इसमें भी एसिड डाला, इसमें भी एसिड डाला। जब एसिड डाला तो पीएच की रीडिंग 7 से क्या होगी? 3। पीएच बदल गया ना, है ना? या इस केस में पीएच बदला। ये बफर वाला है, इसमें एसिड डाला तो पीएच 7 था, तो 7 से बदल के 6.9 हुआ, मतलब बदला ही नहीं है। बफर के केस में अगर पीएच की वैल्यू देखो तो वो बदलती नहीं है। जफर कभी भी पीएच या पीएच नहीं बदलता। देखो ये पानी है, इसमें बेस डाला, पीएच की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, बढ़ गई, पानी के केस में बढ़ गई। जब बफर है, जफर के केस में बेस डाला तो ये 7 थी, कितनी बढ़ के रह गई? 7.1। मतलब बफर के केस में एसिड डालोगे पीएच कम हो जाता है, बफर के केस में पीएच एसिड डालो कोई तब्दीली नहीं आती, बेस डालो कोई तब्दीली नहीं होती। हमारा खून, हमारा ब्लड जो है वो भी बफर है, उसका पीएच तकरीबन 7.35 या 7.45 के करीब ही रहता है और वो अपना पीएच कभी बदलता नहीं है। ये स्लाइटली बेसिक होता है क्योंकि पीएच की वैल्यू 7 से क्या होती है? बड़ी होती है। हमारे पास बहुत सारी बफर की सॉल्यूशन है, जैसे एसीटेट बफर है। एसीटेट बफर में देखो एसीटेट आइन और साथ में क्या है? एसिटिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद अमोनियम बफर है जिसमें अमोनिया है एंड अमोनियम क्लोराइड है। फिर फ्लोराइड बफर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और फ्लोराइड आइन है। ठीक है, फिर फॉस्फेट बफर है जिसमें फॉस्फेट आइन और फॉस्फोरिक एसिड है। होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। के बाद हमारे पास क्या है? दैट इज सोलेबिलिटी प्रोडक्ट। सोलेबिलिटी प्रोडक्ट को मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो क्या है सोलेबिलिटी प्रोडक्ट? ये मैंने लिखा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट।
आराम से समझना अच्छे से। सोलेबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। देखो सोलेबिलिटी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्प्रेंगली सॉल्युबल साल्ट, उस सॉल्ट के लिए जो इतने अच्छे से नहीं घुलता, जो लो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, लो सॉल्युबल सॉल्ट मतलब कि जो आयन बनाने में, AgCl बनाने में, AgCl से Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाने में दिक्कत करते हैं, मतलब बड़ा कम ये आयन बनाते हैं। तो मैं इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, लिखूंगा प्रोडक्ट पहले Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर यहां पे AgCl2 होता तो यहां पे 2 होते और यहां पे पावर क्या होती, 2 होती। ये बात तो आपको क्लियर है। डिवाइडेड बाय सॉल्ट, दैट इज रिएक्टेंट वाली साइड में AgCl2, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड के केस में कंसेंट्रेशन 1 होती है, और यही वाली चीज, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है Ks इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव की पावर 2, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद आपको ना 2 कांस्टेंट मिलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूं कि कुछ छोड़ू ना, तो मैं वो भी करवा देता हूं। देखो, एक होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, दैट इज CH3COOH। इक्विलिब्रियम क्या देगा, CH3CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। ये वीक एसिड है, पूरी तरह से नहीं टूटेगा, और प्रोटॉन और एसीटेट आयन दिया, ठीक है। इसके लिए जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो उसी को क्या बोला जाता है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड Ka इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। पहले प्रोडक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद आप नीचे क्या लिखते हो, दैट इज रिएक्टेंट लिखते हो। होप आपको ये वाली चीज क्या हुई होगी, समझ आई होगी, ठीक है। ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। इसी तरह से हमारे पास आता है, क्या आता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। वीक बेस का मतलब जो चीज आपने वीक एसिड के लिए की है वही चीज आपने वीक बेस के लिए भी करनी है। मतलब ये एक क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है, इक्विलिब्रियम, बशीर साहब ध्यान इधर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाद में गाने गा लेना, फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ये चीज किसके लिए, बेस के लिए। बेस, वीक बेस क्या है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इक्विलिब्रियम का निशान आ गया, ये अमोनियम आयन आ गया, और साथ में OH नेगेटिव आ गया, ठीक। और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं किससे, Kb से डिनोट करते हैं। Kb इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे प्रोडक्ट NH4 पॉजिटिव, ठीक है, OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय NH4OH, ठीक है ना। जरूरी
था कि तब से सब। यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हो जाता है खत्म। चन्ना मेरेया मेरा बहुत ही सेक्सी तरीके से मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, हॉट तरीके से कंप्लीट किया है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे। इसके जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना। और कोई भी दिक्कत होगी आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन भर दो पूरा कि सर ये वाला यहां पे डाउट है, यहां पे डाउट है, ये समझा दो, ये समझा दो, ये समझा दो। होप आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा 2 दिन के बाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। नई वीडियो क्या, रेडॉक्स रिएक्शन में मिलते हैं। आपके लिए रेडॉक्स रिएक्शन लेके आते हैं। 4 रिएक्शन ऐसी बता दूंगा जो पूरी एग्जाम में आएंगी। और क्या बात करनी है, और ये बात करनी है, अब रोजे का टाइम भी हो गया है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जरूरी था।